स्टूडेंट्स, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ कंपाउंड, दो ही कंपाउंड है, एक पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट, इन दोनों को पढ़ना है। इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका नाम सुने होंगे, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। तो K2Cr2O7 एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट में से है, इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको प्रिपेयर करना होगा, करके रखना होगा। तो प्रिपेयर किससे करते हैं? एक ओर होता है, इसको क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम या क्रोम आयरन कहते हैं। ये FeO फेरस ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड या डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2 और O4, इसको क्रोमाइट ओर कहते हैं। ये क्रोमाइट ओर के बारे में पढ़े भी होंगे। सॉलिड स्टेट में क्रोमाइट ओर, जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ओर जो होता है, सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये आयरन, इसको हम लोग आयरन ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का मिक्सचर मानते हैं। ये इसको क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम या क्रोम आयरन कहते हैं। तो इससे हम लोग को ये नेचर में पाया जाता है और ये चीपेस्ट सोर्स है K2Cr2O7 बनाने का। ठीक है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट पोटासियम डाइक्रोमेट नहीं बना सकते, कई स्टेप में ये प्रिपरेशन कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ओर को हम लोग क्या करते हैं, पहले पीस लेते हैं, क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिक्स कर देते हैं और कली चूना CaO मिक्स करते हैं और फिर इसको रोस्टिंग एंड देन रोस्टेड, मतलब एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। एक रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है, उस फर्नेस में रोस्टिंग किया जाता है। तो इसमें जो ये क्रोमाइट ओर है, पहले जो रोस्टिंग यानी एयर के प्रेजेंस में होगा रोस्टिंग, तो ऑक्सीजन जो आएगा ये यहाँ पर फेरस से फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। देखिए फेरिक ऑक्साइड, और ये एज इट इज रह गया और ये अलग हो गया। फेरिक ऑक्साइड और Cr2O3 एज इट इज रह गया, ये ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब क्या होता है, ये तो ऐसा नहीं है कि ये तो हम लोग एक साथ मिक्सचर करके डाल देते हैं फर्नेस में और गर्म करते हैं। हालांकि पहले ये रिएक्शन होता है और फिर ये जो Cr2O3 है, ये Na2CO3 जो लिए थे उससे रिएक्शन करता है। रोस्टिंग कर रहे हैं तो एयर तो कंटिन्यूअस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर पास किया जाता है, तो एयर पास करेंगे तो Cr2O3 Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस निकलेगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है बराबर करने के लिए, इसको ये कैंसिल हो गया। तो क्या बना, 4FeO Cr2O3 प्लस ये 4 × 2 8 Na2CO3, ऑक्सीजन 3 × 2 = 6 और एक ऑक्सीजन 7 यहाँ हुआ। तो इधर क्या बना, 4, ये जो इधर हो जाएगा 2Fe2O3 प्लस 4 का डबल 8 Na2CrO4 प्लस 8 CO2। ये जो होता है फेरिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो इस मिक्सचर से अगर हम लोग वाटर पास करेंगे कंटिन्यूअस, तो ये वाटर में घुल जाएगा, CO2 गैस तो निकल जाता है। उसी के लिए क्विक लाइम लिया जाता है जो CO2 को एब्जॉर्ब भी कर ले, और साथ ही साथ क्विक लाइम देखिए कहीं रिएक्शन में भाग नहीं लिया, ये बस ये जो ओर है इस मास को पोरस बनाए रखता है, पोरोसिटी मेंटेन रखता है ताकि रिएक्शन स्मूथली हो सके, ऑक्सीडेशन आसानी से हो सके। क्योंकि यहाँ
क्रोमियम देखिए इस जगह ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ +3, क्रोमियम का यहाँ +3 है तो है ना 6, ये 3 और यहाँ हो जाएगा +6। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो इसके लिए मटेरियल को पोरस होना जरूरी है। एंड क्विक लाइम इज द सब्सटेंस दैट keeps it porous, that maintains the porosity during the reaction। और ये तो अगर इस मिक्सचर से पानी पास करेंगे तो ये तो घुल जाता है पानी में, वो चला जाएगा, ये इनसॉल्युबल होने की वजह से ये अलग हो जाएगा। इस तरह से इसको फिल्टर करके मीन्स दिस मिक्सचर इज वाश्ड विथ वाटर वेयर दिस वन बीइंग लेस सॉल्युबल इज रिमूव्ड एज रेसिड्यू अवशेष के रूप में, और ये पानी में घुलकर चला जाता है। CO2 गैस तो ऐसे ही निकल जाता है। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अब उस सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 पास करने पर, उससे रिएक्शन कराने पर ये सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा और H2O और Na2SO4। इस मिक्सचर को अगर हम लोग ठंडा करेंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, ये Na2SO4 और यहाँ वाटर तो है ही, ये भी तो एक्वस सॉल्यूशन था, ये Na2SO4 10H2O है ना, ग्लोबल सॉल्ट के रूप में ये क्या होता है, अलग हो जाता है। ये क्रिस्टल बनकर अलग हो जाएगा, बचेगा इसका सॉल्यूशन Na2Cr2O7। और इसका जो सॉल्यूशन बचेगा इसको फिर हम लोग एक आयरन पैन में ले करके इसको हम लोग फिर हीट करते हैं। हीट करते हैं तो थोड़ा बहुत सोडियम सल्फेट फिर बनेगा, उसको रिमूव कर देंगे और तब जो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल है ये मोर सॉल्युबल है, इसलिए ये पहले क्रिस्टलाइज हुआ और वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले यहाँ पर ये जो होगा फिर ये इसको इवापोरेशन सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, वाटर निकलता चला जाएगा और फाइनली हम लोग को यहाँ Na2Cr2O7 ये जो होगा और 2H2O, इसका ऑरेंज कलर का क्रिस्टल्स बनेगा। ये ऑरेंज क्रिस्टल्स है ना, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तो पहले वाटर के साथ वॉश करके इसको हटा दिए, CO2 गैस बनकर निकल गया। ये जो बचा इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे, डालेंगे तो Na2Cr2O7, Na2SO4 और H2O। ये कम सॉल्युबल होने की वजह से ये पहले क्रिस्टलाइज ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बनकर अलग हो गया। अब बाकी सॉल्यूशन को हम लोग एक आयरन पैन में लेकर के उसको गर्म करेंगे और गर्म करते रहेंगे और चलाते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, ये वेपोराइज होता जाएगा और फाइनली ऑरेंज कलर का ये Na2Cr2O7 2H2O का क्रिस्टल्स बनेगा। फिर ये दूसरा स्टेप हुआ, ये सोडियम डाइक्रोमेट बना और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सोडियम डाइक्रोमेट को फिर इसके क्रिस्टल को घुलाकर पानी में उसमें KCl के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ K2Cr2O7 और NaCl बनेगा। इसमें क्या होगा, ये जो होता है ये लेस सॉल्युबल, ये मोर सॉल्युबल है ना। इसकी वजह से पहले यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह हम लोग जो लेते हैं, इस जगह हम लोग ये एक्चुअली Na2Cr2O7 ये जो होता है Na2Cr2O7 ये मोर सॉल्युबल होता है ना, ये मोर सॉल्युबल, इसलिए इसका क्रिस्टल बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो बहुत गर्म करना पड़ता है ना। इसका इवापोरेशन यहाँ करते हैं, इवापोरेशन तब ये बनता है। और ये क्या होगा, ये मोर सॉल्युबल है और ये लेस सॉल्युबल है। इस वजह से क्या होगा, इसको अगर ठंडा करेंगे तो हमें K2Cr2O7 का ऑरेंज क्रिस्टल मिल जाएगा और ये
घुला हुआ ही रह जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट बनाकर फिर उसको KCl के साथ रिएक्ट करके K2Cr2O7 का ऑरेंज क्रिस्टल अलग करते हैं। यहाँ अगर हम लोग Na2CO3 के जगह K2CO3 लेते हैं तो डायरेक्टली हम लोग को फिर यहाँ पर क्या K2CrO4 और K2CrO4 से K2Cr2O7 बन जाता है ना। ये इसका कंसेप्ट है। इस तरह से यहाँ पर K2Cr2O7 पहले सोडियम क्रोमेट फिर वहाँ से डाइक्रोमेट बनाया जाता है और डाइक्रोमेट को KCl के द्वारा रिएक्शन कराकर K2Cr2O7 में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर Cr2O7 लार्जर साइज है तो लार्जर एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर कैटायन, इसलिए K2 के साथ ये ज़्यादा स्टेबल क्रिस्टल बनाएगा, इसलिए ये लेस सॉल्युबल है और ये मोर सॉल्युबल, तो ये पहले क्रिस्टल बनकर निकल आएगा। Na2Cr2O7 अगर बनाएंगे तो उससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन जल्दी नहीं होगा, उसको इवापोरेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका है K2Cr2O7 बनाने का। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज पोटासियम डाइक्रोमेट का, इसका कलर तो पहले ही बताया ऑरेंज क्रिस्टल होता है और ये मेल्ट होता है 669 केल्विन पे, है ना। लगभग हम लोग कह सकते हैं अगर ये 670 लगभग मान है तो उसमें 270 माइनस 400 तो 400 से थोड़ा कम, यानी कि 400 से ऑलमोस्ट 3 अगर ये कम तो ये 397 98 इस तरह से या 396 पर ये मेल्ट कर जाता है। मतलब 273 माइनस कर दीजिए कि वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी तो ये जो K2Cr2O7 ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर में वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ये K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हम लोगों ने जो वहाँ बनाया था Na2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, क्योंकि यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ भी +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन फिर भी टाइट्रेशन में यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। अभी बताएं किसका कैटायन छोटा है एनायन की तुलना में, तो कैटायन एनायन के बराबर होने के लिए वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है बाहर से। इस वजह से ये जो होगा सोडियम डाइक्रोमेट जो कहीं भी रखा रहेगा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया रहेगा, तो जो हम लोग मेजरमेंट में Na2Cr2O7 का वेट लेंगे वो एग्जैक्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ वाटर मिला हुआ रहेगा और ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट ये देता है। जैसे ऐसे समझिए इसको, उदाहरण के तौर पर हम लोगों को ये टाइट्रेशन में आप पढ़े होंगे कि हम लोगों को कोई टाइट्रेशन में मान लीजिए Na2 ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 का मान लीजिए 250 ml सॉल्यूशन बनाना है और n/10 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो n/10 तो उसका मास कैसे निकालेंगे, तो वेट बराबर NeV/1000 होता है। तो नॉर्मेलिटी आपको दिया गया है कितना 1/10। इक्विवेलेंट वेट Na2Cr2O7 का निकाल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, आ जाएगा। वॉल्यूम 250 ml बनाना है तो और बाय 1000 यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा वेट कि इतना हमें Na2Cr2O7 का इतना मास चाहिए।
उतना ग्राम। लेकिन ये उतना ग्राम चाहिए क्या? प्योर Na2Cr2O7। लेकिन जो सैंपल होगा Na2Cr2O7 का आपको लैब में जो मिलेगा अगर, तो उसमें कुछ वाटर रहेंगे। तो वाटर अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका थोड़ा तो वेट बढ़ जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए Na2Cr2O7 का सर्टेन ग्राम चाहिए, x ग्राम ही चाहिए, या मान लीजिए 50 ग्राम ही चाहिए, तो हम 50 ग्राम Na2Cr2O7 का सैंपल वेट करेंगे, लेकिन उसमें तो कुछ वाटर है, तो Na2Cr2O7 का कुछ वेट कम हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग प्रीफर करते हैं K2Cr2O7। ऐसे टाइट्रेशन में एक कंसेप्ट आता है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, टाइट्रेशन में एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? वो एकदम 100% प्योर सब्सटेंस होगा, वाटर में जल्दी घुलना चाहिए, उसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होना चाहिए। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंडीशन है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, हम लोग कोई चीज़ जो मापते हैं तराजू में एक तरफ जो वो बटखरा होता है, बाट जिसको कहते हैं, वाट, तो वाट एक तरफ रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं और बराबर करते हैं। तो वो जो बटखरा है, वाट जो है, तो वाट उसका जो क्या होगा, वाट जो होता है एक तरफ रखा जाता है, वो लोहे का होता है ना, उसमें 1 kg 2 kg लिखा रहता है पीछे, मतलब उसका एक मार्क, ISI मार्क होता है, वो मार्क होना चाहिए। तो उसके सत्यता का प्रमाण है कि नहीं वो ऑथेंटिक है, वो सही है। तो क्या होता है, गांव देहात में बहुत लोग जो पहले तो ये सब ज़्यादा होता था, गांव देहात में क्या करते हैं लोग कि अब किसी को बटखरा खरीदने का पैसा नहीं है, और तो वो क्या करता है, कोई एक पत्थर का टुकड़ा वैसा लेगा, उठा के ले आएगा, और उसको एक तरफ तराजू में 1 किलोग्राम वाला जो ओरिजिनल बटखरा किसी से मांग के लाएगा, एक तरफ उसको रखेगा, एक तरफ ये पत्थर को रखेगा। अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा घिस के उसको, हल्का घिस के उसको बराबर कर लेगा, फिर वो बराबर, तो अब ये पत्थर हो जाएगा 1 kg का। ऐसा हो गया। तो वो जो था जिसमें 1 kg लिखा है, ISI मार्क है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड हुआ, उस पर सबको विश्वास है। लेकिन ये जो पत्थर आया उसी से बराबर करके ये लिया गया, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड हुआ। तो अब क्या होगा, किसी को अगर उससे माप के दीजिएगा तो वो डाउट होगा, तो वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो वही चीज़ है कि ये जो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मतलब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड ये नहीं है, क्योंकि ये प्योर नहीं है, वो प्योर फॉर्म में रह सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड ये सब में कि वाई इज ये K2Cr2O7 प्रीफर्ड ओवर Na2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्यों इसको प्रीफर किया जाता है? तो इसका आंसर यही होगा, Na2Cr2O7 में एनायन की तुलना में कैटायन का साइज छोटा होने से लैटिस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल, और Na वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा। लेकिन वहाँ पोटासियम का साइज बड़ा होने से वो स्टेबल क्रिस्टल बनेगा और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इट कैन एग्जिस्ट in pure state, whereas this sample will not exist in pure state, so it can mislead us। ये जो है हम लोग को मिसलीड करेगा, एक्चुअल रिजल्ट देगा ही नहीं। इसलिए इसके ऊपर K2Cr2O7 को प्रीफर किया जाता है। ठीक है। अब हीटिंग, ये एक्शन ऑफ हीट का एक्शन क्या है? तो K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो ये फिर पोटासियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 का ग्रीन कलर
यहाँ पर, और ये जो होता है ये येलो कलर होता है, तो दोनों मिलके लाइट ग्रीन ही होगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ लिबरेट होता है। ये इसका कंडीशन है। अब है क्या, यहाँ पर इसको हम लोग उसके बाद लेते हैं क्या, ये एक्शन ऑफ एल्कली। ये एक इम्पॉर्टेंट ये कंडीशन है कि K2Cr2O7 जो है ये अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एसिड मीडियम या एब्सोल्यूट कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है कि K2Cr2O7 को यहाँ हम लोग जब रखें तो होगा क्या, यहाँ जैसे K2Cr2O7 ये तो आयनिक कंपाउंड है, तो इससे तो हम लोग Cr2O7 डबल माइनस और 2K प्लस ये अलग हो जाएगा। इस आयन को यहाँ लिए तो यहाँ क्रोमियम पर जो +6 चार्ज है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वजह से +6 बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। इसकी वजह से अल्कलाइन मीडियम में जो OH है, OH एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ करके जुट जाएगा और इसकी वजह से इस बॉन्ड को इधर ढकेलेगा। तो यहाँ क्या बना, O- CrOO रहा, ये O हट गया, यहाँ OH जुट गया, फिर ये O- तो ये तो ये क्रोमेट आ गया, फिर यहाँ एल्कली है तो ये इस H ये एसिडिक होने से उसको ले लिया H2 और Cr ऊपर। इस तरह से क्या बना, तो यहाँ देखिए अल्टीमेटली इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि Cr2O7 डबल माइनस और OH कितना हुआ 2OH। देखिए OH एक यहाँ, इससे रिएक्शन करके 2CrO4 बना डबल माइनस और फिर एक H2O अलग हो गया, ये बनाता है, ये रिएक्शन है। thus K2Cr2O7 changes into K2CrO4 in alkaline solution। तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में इस तरह से उसका जो है Cr2O7 CrO4 यानी डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो CrO4 ये है, ये फिर एसिड मीडियम में है ना, ये जो होगा ये CrO4 डबल माइनस, इसको फिर एसिड मीडियम में इसको लेंगे, इसका 2 मोल अगर हम लोग लेते हैं तो ये फिर क्या करता है, एसिड मीडियम में यहाँ पर ये 2H प्लस के साथ ये बना देगा क्या, Cr2O7 डबल माइनस, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये H2O बनकर निकल जाएगा। फिर ये डाइक्रोमेट, देखिए ये एसिड मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट हो गया CrO4 में, और एसिड मीडियम में ये फिर कन्वर्ट हो गया Cr2O7 में। तो इससे क्लियर है कि एसिड मीडियम में इस फॉर्म में रहेगा और बेस मीडियम में CrO4 में। एक्चुअली इसको ऐसे समझा जा सकता है, ये जो Cr2O7 डाइक्रोमेट ये इनफैक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, ये CrO4 डबल माइनस, ये जो होगा इसको हम लोग कहेंगे डाइक्रोमेट आयन, और ये क्या हो जाएगा, ये क्रोमेट। डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन, ये दोनों यहाँ पर क्रोमेट आयन और ये डाइक्रोमेट आयन, ये दोनों यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज रेड या ऑरेंज कलर का होगा, और जो क्रोमेट होता है ये येलो कलर का होगा। ये इक्विलिब्रियम में रहता है ना, और एट ये pH = 4,
इस पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर हम लोग जैसे pH को बढ़ाएंगे, है ना, ये एसिडिक मीडियम में pH जैसे 4 से ज़्यादा करते चले जाएंगे, धीरे धीरे ये डाइक्रोमेट किसमें, क्रोमेट में कन्वर्ट होता जाएगा और उसका कलर धीरे धीरे येलो होता चला जाएगा। लेकिन pH जब घटाते जाएंगे, pH 4 से कम करते जाएंगे, धीरे धीरे ये ऑरेंज होता चला जाएगा। ये इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होता है pH चेंज करने से, इससे इसका ऑरेंज और येलो कलर। तो ये पूछा जाता है, जैसे एक जानते होंगे कि Cr2O7 ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये जो ऑरेंज कलर है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रीन में Cr+3 ऐसे ग्रीन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर का, है ना, ऑरेंज से ग्रीन। यहाँ ऑरेंज से येलो, तो यहाँ ऑरेंज से जो ग्रीन हुआ ड्यू टू रिडक्शन, लेकिन यहाँ देखिए ऑरेंज से येलो, यहाँ ऑक्सीडेशन +6, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, ये जस्ट डाइक्रोमेट से क्रोमेट का कन्वर्सन होता है या क्रोमेट का डाइक्रोमेट। ये इंटर कन्वर्सन pH चेंज होने पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। pH जैसे जैसे बढ़ेगा 4 से ज़्यादा होता जाएगा, ग्रेजुअली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर 7 से ज़्यादा हो गया ये पूरी तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाइक्रोमेट रहेगा ही नहीं और पूरी तरह येलो। और pH जब घटाते जाएंगे धीरे धीरे वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वो ऑरेंज। और pH 4 से नीचे होगा तो पूरी तरह से ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। बट हियर इट इज़ नाइदर ड्यू टू एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नाइदर, और वी कैन से इट इज़ नॉट ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट इज़ ड्यू टू चेंज इन द कंपाउंड नेचर। इट इज डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। ठीक है, ये इस तरह से एक्शन ऑफ एल्कली हुआ। एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो K2Cr2O7 को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो CrO3 बनेगा और यहाँ पर एनहाइड्राइड हो गया क्रोमियम का CrO3। लेकिन अगर हॉट कंडीशन में कराएंगे तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है, यहाँ पर रिड्यूस होकर के बनाएगा। यहाँ क्या इस जगह हो जाएगा ऐसे, जो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ये K2SO4 Cr2SO4 होल 3 और यहाँ 8H2O और O2 ये बनाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका ये कन्वर्सन होता है। ऑक्सीजन 14 और 32 यहाँ हो गया और 14 कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग लेते हैं तो टोटल अगर लेंगे कितना होना जाना चाहिए, ऑक्सीजन 14 और 32 46, यहाँ कितना हुआ 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8 गुणा 2, 4 तिया 12 और गुणा 2 24 और 8, है ना, तो 32 और 8 ये 40, ये 32 और 8 और यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 और इधर कितना था 46, ये एक्चुअली 3O2 हो जाएगा, ये 3O2। तो इस तरह से अगर H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस बनेगा और अगर कोल्ड के साथ तो CrO3 बनेगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम तो शुरू से बता रहे हैं, K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लैब में इसको एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। ऐसा कोई भी केमिस्ट्री का लैब वो अधूरा माना जाएगा अगर वहाँ पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है तो
तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी K2Cr2O7 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन एसिड मीडियम में, बेस मीडियम में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एसिड मीडियम में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद रिड्यूस होता है +3 स्टेट में, और +3 जो होता है ये ग्रीन और ये ऑरेंज रेड या ऑरेंज ये होता है। इस तरह से ऑरेंज से ग्रीन बिल्कुल कंट्रास्ट कलर, तो टेस्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, तो एसिड मीडियम में जैसे ही हम लोग K2Cr2O7 के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट करके ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये क्या करता है, Ki-1 इससे 0 ऑक्सीडाइज कर दिया, ये फेरस से फेरिक में H2S-2 से 0 ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फाइड से सल्फेट, थायोसल्फेट से सल्फेट एंड सल्फर, नाइट्राइट से नाइट्रेट, क्लोराइड से क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट, स्टेनस से स्टेनिक, इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। देखिए इस रिएक्शन को एक्चुअली आपको याद वही रखना है तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, उसी को याद रखना है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को पूरा डिटेल से अगर लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट लिखना है, याद तो आपको उसी को याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो इसी को हर एक का रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल बताते हैं कि पहला जो रिएक्शन है ये K2Cr2O7 प्लस कितना 4H2SO4, ये वाला रिएक्शन कॉमन है, सब में आएगा। ये बनाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3, और क्या हो जाएगा 4H2O और +3 ऑक्सीजन, ये अलग हो गया। अब ये 3 ऑक्सीजन ये क्या करता है, यहाँ पर Ki के साथ ये H2SO4 और यहाँ क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जो रिएक्ट करके यहाँ क्या बनाएगा, पहले तो K2SO4 बना देगा, है ना, और फिर यहाँ पर I2 बनाएगा और ये H2O बनाएगा, ठीक है, ये H2O। तो इसको हम लोग बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ ये जो होगा 6, ये 3 ऑक्सीजन लेना है, ऐसे इसका हो जाएगा 2 Ki, तो K2SO4 2 हो गया, और आयोडीन 2 हो गया, सल्फेट 1 हो गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 है इसलिए यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अब बताइए, तो वो तो कट जाएगा। तो यहाँ देखिए K2Cr2O7 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब H2SO4, यहाँ Ki कितना 6 Ki हो जाएगा, और प्लस H2SO4 कितना 4 और यहाँ 3 7 H2SO4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ K2SO4, यहाँ 3 और 1 4 K2SO4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा Cr2SO4 होल 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा SO4 होल 3, और फिर 3I2 हो जाएगा, और H2O यहाँ 4 और 3 7 H2O। देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ। तो हम लोग को ये रिएक्शन पूरा याद नहीं रखना है, ऑलवेज इसमें बस यही पूछा जाता है कि कौन किस में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला रिएक्शन कॉमन है और बाकी ये बदलता रहेगा। तो देखिए बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन 7, यहाँ 7 चौक 28 और 7 35 ऑक्सीजन, यहाँ कितना 4 चौक 16 4 12 28 और 7 35 हो गया। क्रोमियम 2,
क्रोमियम 2, पोटासियम 2, और यहाँ पर 2 पोटासियम, यहाँ 6, 6 2 8, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया। और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 14, फिर SO4 यहाँ पर 7, इधर 4, यहाँ 3 7, ये बैलेंस है। उसी तरह अगर फेरस को फेरिक में, तो फिर वही इक्वेशन लिखिए। ये ऐसे एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेनेशन ये एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फिर ये एक उसका दूसरा वाला इक्वेशन लिए, देखिए K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, और क्या बना K2SO4 फिर Cr2SO4 होल 3 हो गया, प्लस कितना 4H2O फिर 3O, ऐसे हो गया। अब यहाँ फेरस कंपाउंड ले लीजिए, तो फेरस सल्फेट FeSO4 फिर H2SO4 और फिर हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, ये ले लीजिए। तो फेरस तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फेरिक में, तो Fe2SO4 होल 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पर H2O हो जाएगा, H2O, ठीक है। बैलेंस कीजिए, आयरन 2, तो यहाँ आयरन 2 कर सकते हैं, है ना। तो सल्फर हो जाएगा 3, सल्फेट यहाँ 2 और एक 3 और H2O, लेकिन इसको तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस ऑक्सीजन को 3 करने के लिए। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा, इसको ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस कितना हो जाएगा 2 नहीं 6 हो जाएगा, 6 FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 3 7 H2SO4, ऑक्सीजन तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा K2SO4 फिर क्या हो जाएगा Cr2SO4 होल 3, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe2SO4 होल 3, फिर H2O कितना 4 और 3 7 H2O, ये हो जाएगा ये बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह से हर एक में ऐसे ही ले सकते हैं। ये वाला रिएक्शन कॉमन है, नीचे वाला वैसे ही आपको अब यहाँ H2S लेना है, और H2S में H2SO4 नहीं चाहिए, H2S डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लीजिएगा, रिएक्शन आगे हो जाएगा। सो ये रिएक्शन याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप बस ये वाला याद रखिएगा, और किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये चीज़ कॉमन है, इसलिए KMnO4 में भी यही चीज़ आएगा, K2Cr2O7 में भी ये चीज़ आएगा। तो ये याद रखना है कि Ki से I2, फेरस से फेरिक, H2S से S, SO3 सल्फाइड से सल्फेट, थायोसल्फेट से सल्फेट एंड सल्फर, नाइट्रेट से नाइट्रेट, क्लोराइड से क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट, स्टेनस से स्टेनिक, यानी इक सॉल्ट से अज सॉल्ट से हमेशा इक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन एक ये भी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में पहले और फिर फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाया हुआ है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में, लेकिन इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट हॉट और कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो एसिड मीडियम में वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये रिएक्शन तो कॉमन है, ये ऑक्सीजन देगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन पहले एल्डिहाइड को, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, CH2OH है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये एल्डिहाइड को फिर
एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो होता है यही एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं, ये रिएक्शन का यूज होता है टेस्ट फॉर ये ड्रंकन ड्राइवर। जैसे अगर कोई ड्राइवर वो पी के गाड़ी चलाता है तो ये एक इंस्टेंट टेस्ट है, बस 4-5 मिनट लगता है, ये टेस्ट हो जाता है ना। पुलिस के पास इसका वो रहता है और उसमें ये इंस्टेंट टेस्ट करके उसका जो है वो शक हो जाता है कि ये ड्रिंक किया हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब, ये पहले इस टेस्ट को समझें कि एक टेस्ट ट्यूब हम लोग लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में पहले यहाँ पर इस जगह ये जो लिया जाता है पोटासियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का होता है और ये K2Cr2O7 ये रहता है ऑरेंज कलर का ये सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये H2SO4 ये मिला देते हैं, एसिड है ना, ये H2SO4 मिला दिए तो कुछ ये बढ़ेगा और इसमें क्या करते हैं, ये H2SO4 मिलाने के बाद कुछ अमाउंट में ये सैंपल यहाँ पर क्या करते हैं अल्कोहल का, मतलब फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ही डालकर और फिर ये बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको हम लोग ऐसे हिलाते रहेंगे। ये अगर चलाते रहेंगे तो लगभग 2 मिनट में इसका कलर जो है ऑरेंज से धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है। तो ये अल्कोहल का टेस्ट है। तो कोई अगर ड्राइवर वो ड्रंकन है तो इस तरह का एक एपरेटस होता है और वो क्लोज और ऊपर से एक पाइप ये टाइप का रहता है, वो मुंह में डालकर ऐसे वहाँ ऐसे इस तरह से वो जोर से मुंह से सांस लेने के लिए कहा जाता है, सांस लेने और सांस छोड़ने। तो जोर से जब लेगा 2-3 बार वहाँ करेगा, सांस छोड़ेगा, तो मुंह में अगर अल्कोहल है उसका वेपर, उसका कुछ ड्रॉप्स वो चला जाएगा। वो जब जाएगा उसमें चला जाएगा नीचे तो इसमें मिल करके फिर उसको हिलाते हैं, वहाँ पर ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर, ये इसको मतलब एक इंस्टेंट टेस्ट है ड्रंकन ड्राइवर, यानी पिया हुआ ड्राइवर को ये चेक करने का। ये ड्राइवर के लिए ही नहीं, ये किसी भी, लेकिन इसको टेस्ट को बस ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट कहते हैं। जनरली कोई अगर ड्रंकन है तो उसको ये चेक करके, ये प्राइमरी चेक कि इसमें अगर शक होता है तब फिर वो ब्लड सैंपल से उसको कंफर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये पोटासियम डाइक्रोमेट का एक यूज हो गया। अब इसमें एक और है, जैसे H2O2 के साथ रिएक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है, और एक है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है, ये पोटासियम डाइक्रोमेट को HCl के साथ या पोटासियम डाइक्रोमेट को कोई भी क्लोराइड सॉल्ट, लेकिन याद रहे ये AgCl नहीं होना चाहिए, है ना, ये HgCl2 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो सॉल्ट होगा ये Ag फिर Hg, ये Pb SN, इसके क्लोराइड सॉल्ट जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए ये इस टेस्ट को नहीं देता है। इन चारों मेटल के अलावा कोई भी मेटल का क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं
और एसिड के प्रेजेंस में। HCl लेंगे तो एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है कि खुद एसिड है, लेकिन कोई क्लोराइड सॉल्ट लेंगे तो एसिड लेना पड़ेगा। इसको मिलाकर एक साथ हीट करते हैं। हीट करने पर कुछ देर बाद क्रोमाइल क्लोराइड का रेड वेपर निकलेगा, और रेड वेपर जैसे देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में टर्म में तो समझ जाइए रेड वेपर्स मीन्स ये 99% चांस हो जाता है कि ये CrO2 Cl2 होगा, क्रोमाइल क्लोराइड होगा। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, पहले K2Cr2O7 H2SO4 ये बताए थे ना कि अगर कोल्ड होगा, कोल्ड और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 तो इससे मिल करके क्या देता है CrO3, और हॉट अगर होगा तो उसका क्या होता है एनहाइड्राइड जो इसमें बनाएगा। तो ये जो होता है K2Cr2O7 H2SO4 के साथ ये क्या देगा CrO3, और फिर जो क्लोराइड सॉल्ट है वो अगर H2SO4 है उससे रिएक्ट KHSO4 और HCl देगा, और अगर हम लोग HCl लिए हैं तो ये रिएक्शन ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट HCl मिल गया, और वो जो CrO3 है इस HCl से रिएक्ट करके CrO2 Cl2 यही क्रोमाइल क्लोराइड है ये बनाता है। ये रिएक्शन होगा तो डाइक्रोमेट को क्लोराइड सॉल्ट के साथ एसिड मीडियम में जब रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड ये मिलेगा। यही टेस्ट है, ये कोई भी क्लोराइड सॉल्ट का टेस्ट होता है ना। वो कोई क्लोराइड सॉल्ट है या नहीं, क्लोराइड सॉल्ट का तो एक टेस्ट होता है क्या कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में घुला दीजिए वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तो क्लोराइड सॉल्ट, या एक ये भी टेस्ट होता है क्लोराइड के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। लेकिन याद रहे ये चारों मेटल के जो क्लोराइड सॉल्ट होते हैं वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके जो क्लोराइड है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वहाँ रिएक्शन होता नहीं है। एक है ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये कि H2O2 के साथ आइस कोल्ड H2O2 के साथ इसका रिएक्शन अगर कराते हैं तो CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड ये इसमें ये स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी पढ़े होंगे, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर CrO5 बनता है जो डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, और धीरे धीरे ये जो होता है ज़्यादा पेरोक्साइड बॉन्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, तो कुछ देर बाद धीरे धीरे ये टूटने लगेगा, तो उसका जो डीप ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड करेगा। ये वह K2Cr2O7 का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। इसका यूज तो वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेदर इंडस्ट्री में भी लेदर टैनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रंक एंड ड्राइवर टेस्ट बताए उसमें भी इसका यूज होता है, और भी डाइंग पेंटिंग ये सब जो डाई कलर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ना, ये सब। और इसके साथ साथ K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सचर का लैब में जो कांच का कंटेनर है उसको साफ करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये यूज हुआ। और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये K2Cr2O7 तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे K2Cr2O7 और एक आया क्रोमेट और डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है CrO4 ये डबल माइनस है ना। यहाँ क्रोमियम का हालांकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें D3S लिया जाता है। शेप तो इसका टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन क्रोमियम D ब्लॉक का है तो लास्ट ऑर्बिट में S और D आता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन D3S। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा Cr ये डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से
एक हो जाएगा O माइनस, फिर इसी तरह से O माइनस और डबल बॉन्ड O। तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ये ऐसे ये टेट्राहेड्रल फॉर्म। यहाँ रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस से यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल द CRO bonds, all the CRO bonds are equivalent, bonds are equivalent। और फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा जो हम लोग लेंगे, ये Cr2O7 डबल माइनस, इसका स्ट्रक्चर है ऐसे Cr, ये डबल बॉन्ड O O माइनस, फिर O, यहाँ Cr डबल बॉन्ड O और O माइनस। ये रेजोनेंस में पहले भी बताया हुआ है। इसमें जो ये ऑक्सीजन डिफरेंट है तो ये दोनों जो बॉन्ड होगा ये डिफरेंट होगा, और ये तीनों बॉन्ड यहाँ पर और ये तीनों CRO बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये दोनों जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इन तीनों से ये 3 और इधर 3 6, इन 6 बॉन्ड से वो डिफरेंट होगा। यहाँ भी दोनों, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग D3S ही लेते हैं, है ना। क्रोमियम का जो होता है ये 24, तो आर्गन और क्या 4s1 या 3d5 और 4s1, तो ये D और S ही इन्वॉल्व होगा। तो D पहले है, 3 का है, S 4 का, इसलिए D को पहले लिखना है और S बाद में। अगर SD3 लिखेंगे तो SD3 में S अगर 4th का है तो D भी 4th होना चाहिए। यहाँ तो D3 का है इसलिए D को पहले लिखना होता है, ये रूल है। और इसका भी अरेंजमेंट अगर स्ट्रक्चर लिखिएगा तो CRO, फिर इधर O माइनस और इधर हो जाएगा ये डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O, फिर इस तरह से ये Cr और क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा O माइनस और फिर इधर O डबल बॉन्ड O। और अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे टेट्राहेड्रल, यानी इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होगा इस तरह से, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट और दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट इधर ऐसे होगा। ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट और एक ऑक्सीजन के द्वारा शेयर्ड, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये दोनों इन तीनों और ये जो 6 बॉन्ड उससे डिफरेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा Cr2O7 का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से पोटासियम डाइक्रोमेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटासियम परमैंगनेट देंगे और इस तरह से D ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में।